अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और नाज़रीन आज का जो शो है उसका आगाज़ भी हम अपने ट्रेडिशनल अंदाज से करेंगे, कन्वेंशनल अंदाज से करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे और अखबारात क्या कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल न्यूज़ का जो एक भरमार हम देख रहे हैं, ख़बरों की भरमार देख रहे हैं, हर तरफ से कोई नई खबर हम डेली देखते हैं कि ऐसी कोई तहलका मचाने वाली खबर आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो अखबारात को डिस्कस करेंगे, साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा जिसमें हम बात करेंगे फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह टेक्सपो का इफ्तिताह किया गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, यकीनन एक बहुत खुशाइंद अमल है। हमारा तीसरा सेगमेंट होगा नेशनल गेम्स इस वक्त कोयटा में जारी हैं और भरपूर अंदाज से जारी हैं, उसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी यंग ओलंपियन, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह उन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए या किस तरह उनका जो सफ़र था ओलंपिक्स का वो रहा। बादल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि जिस तरह एक गर्मी की लहर है, सियासी गर्मी एक तरफ, लेकिन जो मौसम है वाकई इस वक्त गर्म है और जिस तरह की सिचुएशन अब मौसम के हवाले से पैदा हुई हुई हम देख रहे हैं कि चाहे वो बलाई इलाके हों, वहाँ पे भी मौसम अब कुछ कुछ गर्म होना शुरू हो गया है और जो सदर्न एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर जो सदर्न पंजाब है या सिंध के इलाके हैं, इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बलूचिस्तान का भी यही हाल है। बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है इस वक्त। बहरहाल जी, कुछ एक अच्छी खबर आज सुबह हमने देखने को मिली, सुनने को मिली, और वो खबर ये है कि जी पंजाब के काफ़ी इलाकों में आज बहुत तेज़ और बारिश हुई है, बारिश के स्पेल्स हुए हैं। अभी भी इस वक्त कुछ इलाकों में बारिश जारी है। हम देख रहे हैं कराची में भी अभी ऑफिस आते हुए मैं देख रहा था कि जो क्लाउड्स थे, क्लाउड शेल्टर था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। काफ़ी सारी जगह पे हमने देखे बादल इस वक्त मौजूद हैं और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो भी कुछ इलाकों में देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए और मौसम काफ़ी बेहतर हो जाए। बहरहाल जी, जो सियासी मौसम है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है इस वक्त सियासी मौसम में बहुत गर्मा गर्मी है और हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ फरहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। किसी तारुफ के मुताबिक इम्तियाज़ भी कैसे हैं? अल्लाह करम। इम्तियाज़ भी, जो सियासी गर्मा गर्मी हम देखते हैं इस वक्त मुल्क में, जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई हुई है, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह खान साहब की जो PTI है वो अब इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पॉलिटिक्स में होता है इस तरह के क्राइसिस आते रहते हैं, उसको फेस कैसे करना है, निकलना कैसा है, ये फिर डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर और उसके ऊपर। लेकिन जो ये मैं किसी मुखालफत की वजह से नहीं कह रहा, मैं ज़ाहिर है कि अपनी अपनी राय है। मैं ये समझता हूँ ये सारे क्राइसिस ये खुद जो लीडरशिप है PTI की उसकी वजह से आए। सही। क्योंकि देखिए 1.25 साल का जो अरसा है ना, जो बूम किया था आपने इस दौरान में, एक ही टोन रखी, एक ही सारे मामलात रखे। अब जो बात आप कर रहे हैं ये इब्तिदा में या मिड में आपको कर लेनी चाहिए थी कि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। आपके भी जब पिछले प्रोग्राम दो शुरू में मैं एक मतलब जब भी हमने ये कहा था कि एंड यही होता है, जंगों का इख्तिताम टेबल पे होता है, तो जाहिर है आपने करना है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो अगर उस वक्त कर लेते जब सारी की सारी एक साइड पे लीडरशिप थी और हुकूमत कह रही थी बार बार कि आप डायलॉग करें, बार बार ये ऑफर्स दी गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अब 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बिल्कुल आप तो नहीं माना आपने। देखिए ये सियासत में ऐसे ही होता है, सारे मामलात होते हैं और आपको उसको बड़े तरीके से लेके चलना पड़ता है। ये नहीं होता, देखें सारी बात हमारे यहाँ मामला यह है, जैसे आप और हम सब मीडिया के लोग हैं, मीडिया देखें ना, एक वॉशिंग पाउडर है कोई सा भी है। अब मैं आज भी अगर लेने जाता हूँ या वाइफ के साथ जब ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो मैं उस वॉशिंग पाउडर का वही नाम लेता हूं जो ज़ाहिर है कभी मार्केटिंग की वजह से नहीं कि यार ये देना, जबकि उसका दूसरा नाम होता है। सही। तो एक मीडिया ने ऐसा कमाल किया था कि वॉशिंग पाउडर को किसी एक नाम से मंसूब कर दिया। तो ये मीडिया का कमाल है। तो अब सारी चीज़ें आप लेकर आए तो उन्होंने ये समझा कि सारे, तो मीडिया के अंदर आप आए, अपने स्लोगन्स बनाएं, सारी चीज़ें करें, लोगों को आप नेगेटिव साइड पे भी टर्न कर सकते हैं। ये तो साबित हुआ है पूरी दुनिया में। अमेरिका में ट्रंप के हवाले से हुआ, लेकिन अब वहाँ पे लोग अवेयर हुए, समझ रहे हैं सारी चीज़ें, तो ऐसा हुआ था। अब अच्छा है मज़ाकरात हो, अब वो खुद तैयार हैं कि भाई ठीक है। अब इफ और बट के साथ कुछ भी नहीं होता, ना मोहब्बत होती है इफ और बट के साथ, ना जंग होती है इफ और बट के साथ, क्लियर डायरेक्शन के साथ होती है। इम्तियाज़ साहब, अब मेरे ख्याल से हुकूमत डायलॉग से आगे निकल चुकी है। हमने देखा जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल बयान दिया है, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि अब डायलॉग का सिलसिला नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो एक सिचुएशन थी पैदा हुई, उसके बाद हम देखते हैं इंतशार की सियासत आगे बीच में, फिर फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बहुत अफसोसनाक हैं। अब उसके बाद कोई डायलॉग का प्रोसेस बचता है? देखिए इसमें अगर आप बोले जुमला मुतरज़ा के तौर पर हमें बात बार बार करनी चाहिए।
मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से भी देख रहा था कई एक लोगों के वो उस पर भी, सोशल मीडिया पर भी और रियल मीडिया के ऊपर भी, कि जनाब ये रोका जा सकता था। जब जमान पार्क पे इतनी शेलिंग हुई, फला हुई, ये हुई, तो ये भी किया जा सकता था, ये भी किया, सब हो सकता था। तो क्या जमान पार्क पे जब सिर्फ पुलिस ने इंटरवीन किया था तो क्या असर हुआ था? बहुत ज्यादा, यानी पूरी तो ये जो एरियाज थे, अगर खुदा न खास्ता रेंजर्स या हमारी जो मिलिट्री फोर्स अगर सामने आते तो आप तो फिर और तबाही मचती। तो आप ये मैं नहीं देख रहा कि यार ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये चर्च है, ये यहाँ पर मुझे जाना है तो किस तरह जाना है जी। तो मेरे लिए सारी इंस्टॉलेशन है, सारी चीजें मौजूद, मैं फैसला करूंगा ना, ये बात मेरी लीडरशिप फैसला करेगी सारी। और ये ऐसा नहीं होता कि आप अंधी तरह किसी जगह चले और ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी जिसकी भी। अच्छा चले, अगर ट्रेप स्ट्रेटेजी थी तो आप क्यों ट्रेप में आ गए भाई? आप रुक जाते। आप कोर्ट में बार ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। देखें एक बात और है, हम जाते हैं ना किसी असाइनमेंट के ऊपर, खासतौर पर किसी डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी जलसे में, तो आप जो सामीन है या जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ वो देख रहे होते हैं जो उसका इदारा और जो आप दिखा रहे होते हैं, उसके अराउंड वाला कोई नहीं देख रहा होता। ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि मैं कहता हूँ जो वहाँ कवरेज पे थे ना आपके और मेरे दोस्त, मैं तो बात करता हूँ रोजाना, हमारे जो लाहौर के दोस्त हैं, पिंडी के दोस्त हैं, अक्सर अगर रोजाना नहीं तो 2-3 वहाँ पूछे कि हर जलसे में हर क्या क्या होता था। अब अगर उनके इंटरव्यू शुरू किए जाए ना तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना बताई जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पर उसी जमात के अंदर, उसी जमात के लोगों ने की हैं जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाई हैं, और वो खुद और 2 लोगों ने तो फ़रोख्त की हैं। 2 लोगों ने पैसे लिए उसके, जो वहाँ पर जो बैठते थे, जो खेमे बने, टेंट बने हुए थे, टेंट सिटी बना हुआ था, उसमें कौन किससे क्या कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, उनके अपने लोगों ने वीडियोस और ऑडियोस बनाकर 2 ने तो सेल किए, 2 का तो मुझे पता है उन्होंने सेल किए, बाकी उन्होंने लीक किए अपनी जान बचाने के लिए किसी ने किसी। तो ये होता है सियासत में, आप इसको पॉजिटिवली आगे निकलेंगे तो सही है, अदरवाइज ये पार्टीज में आते हैं ये मामला। बिल्कुल ठीक। इम्तियाज साहब, जो पीटीआई का मामला है, हम देखते हैं कि एक के बाद एक पहले जो हमने देखा कि कुछ दूर दराज के या फार फ्लंग एरियाज के जो एमपीएस थे उन्होंने रिजाइन करना शुरू किया, तो खान साहब बड़े रिलेक्टेंट थे और उनका बयान आता है कि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, जानता तक नहीं हूँ, ये सारे मेरे लोग जो छोड़ रहे हैं मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो मेन क्रक्स था पीटीआई का, जो खान साहब के अतराफ के लोग थे, वो रिजाइन करना शुरू किया उन्होंने, तो जाके खान साहब को रियलाइज हुआ। फिर उन्होंने एक रिजिड स्टेटमेंट फिर दोबारा दे देते हैं, वो दोबारा देते हैं रिजिड स्टेटमेंट कि जी मैं किसी को भी टिकट दे दूंगा तो वो जीत जाएगा, खड़ा हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। वो रियलाइज नहीं कर रहे। हम तो शुक्र अदा ये कर रहे हैं कि इस बात का इल्जाम भी उन्होंने बाजवा साहब पे नहीं रखा कि मुझे बाजवा साहब ने बता दिया था और कहा था ये सब छोड़ के जाएंगे। बाजवा साहब ने कहा था ये छोड़ के जाएंगे। देखिए रियलाइज करना पड़ता है। अब 1 मैन शो होता है, लीडरशिप होती है, लेकिन उसके अराउंड में जो होते हैं ना वो भी बड़े अहमियत के हामिल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहू का कॉल है कि इंसान अपने अमल के साथ साथ अपने अराउंड के जो दोस्त हैं उनसे बचाना जाता है। अब वो अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं तो देखें एक बात और है, ये मैं तो उसको बड़े तकलीफ से बात करता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन का आपको मेहमान बनाया था और 1 दिन आपके पास मौजूद था और आपकी बेल हो गई थी कि दूसरे दिन आपने पेश होना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट निकल जाना है, मैं इसको वालिदैन को भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। वो एक टाइम ऐसा था कि अगर ये एक और शर्त, जब आप हर बात पे शर्त होती है, एक शर्त रखी जाती कि सुबह तक का टाइम है, मेरी गुजारिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मेरा वर्कर पकड़ा गया है सुबह उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए, पहले उन सबकी जमानत होगी, फिर मैं जमानत पे बाहर आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। अब आप तो प्रोटेक्टिव कस्टडी में थे ना, लीडर इसी कहते हैं ना, पहले किसी की कस्टडी में नहीं थे। अब आपने खुद साबित कर दिया मुल्क में 2 कानून है, एक बड़े आदमी के लिए, बासर आदमी के लिए, दूसरा एक छोटे आदमी के लिए। और ये तो देखे, मेरी तो हुकूमत से भी गुजारिश होगी कि उन बच्चे वगैरह जो पकड़े गए उनको छोड़ा जाए, छोड़ दें उनको। हाँ, जो कल्पिट है, जो आदि है, जो ट्रेंड था उसको आप ट्रायल जरूर करें, बाकी आप उसको छोड़ दें। उसने तो वो आया जोम में आ गया या किसी ट्रिप में आ गया, तो वो वक्त था ऐसा कि लीडरशिप का बोलते कि, और 1 दिन का टाइम था, आराम से पूरे पाकिस्तान में सब बच्चे जो गिरफ्तार हुए थे पेश होते अदालतों में, उनकी भी जमानत हो जाती। आप जमानत ली, आप मजे के साथ आ गए, और जमानतें भी माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसी हुई हैं कि जनाब जो सोचा जाए मुकदमा उसमें भी जमानत। तो ये अब ये काम तो वर्कर के लिए भी हो सकता है। फिर आप डिसऑन कर रहे हैं कि जी मेरे वर्कर ही नहीं थे, ये ऐसा नहीं होता। आप ऑन कर लें कि भाई उसमें, बल्कि
देखिए इस वक्त उस तंजीम की कोई जो टीम होती है ना, लीगल टीम, जी। वो भी काम नहीं कर रही। वालिदैन परेशान हो रहे हैं, पैसे लेके घूम रहे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है कि यार बच्चों के लिए वकील कर लें, कोई नहीं। उस वक्त तो सब आते थे ना कि मेरा नाम इम्तियाज खान फरहान, मेरा नंबर ये है, कोई भी, जब उरूज का टाइम था कि जी मुझसे रब्ता करें, मैं अदालत में पेश होऊंगा। अब कहाँ है? अब कोई भी नहीं पेश हो रहा। ये बिल्कुल अभी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपके मेरे हवाले से एक स्टेटमेंट आ सकता है कि झूठ बोल रहे हैं, मेरी टीम फला फला, कोई टीम नहीं है। सब बेचारे माँ बाप रोल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बल्कि जो अब ह्यूमन राइट्स की और दूसरी लीगल हमारे वो है, मैं कल सारिम बरनी से भी ये बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला हम देखते हैं वहाँ अगर लाहौर वगैरह में हमारा कोई ऐसा होता है कि वो अपनी सर्विसेज पेश करें, नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया है उन्होंने। सही। अच्छा, अगर अखबारात की तरफ हम नज़र दौड़ाएं तो जमान पार्क में हमलों की मनसूबाबंदी की गई। इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आता है। राना सनाउल्लाह साहब का ऐसा कहना है। हम देख रहे हैं जिस तरह इस मामले को भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिन केसेस को अब चलाया जाएगा या चलाने की बात की जा रही है, इसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। देखिए मैं शायद हम आप पिछले वाले प्रोग्राम में थे या मैं किसी और जगह पर था। देखिए ये हुकूमत को भी चाहिए डिफाइन करे इसको सही मानों में। आर्मी एक्ट एग्जिस्ट करता रहता है, कर रहा नहीं है, करता रहता है। कैसे करता है? जब उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर, जब उसके एरिया के अंदर, जब उसके किसी, तो वो ऑटोमेटिक मिलिट्री कोर्ट का लॉ मौजूद है। लॉ, ये कोई वो नहीं है कोई नई चीज। बिल्कुल। तो ये जहां जहां हमले हुए हैं ना, ये सारी इंस्टॉलेशंस, ये आर्मी इंस्टॉलेशन मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आती है, ये ऑटोमेटिक आती है। इसमें किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। कि जी इस तरह से कर दें। और देखिए कल मैं एक खबर सुन रहा था, वो बात बिल्कुल सही थी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो आपका केस जा रहा है ना, वो बहुत सख्त सजाएं और आप किन मरहलों से गुजरेंगी आपकी पूरी फैमिली, आपको अंदाजा नहीं। सही। उसकी निस्बत मिलिट्री कोर्ट जो है ना वो कम अज कम आपके लिए बहुत ईजी भी है, आपका एक्सेस भी है। लोग ये बोलते हैं ना आंख बंद करके और जनाब मिलिट्री कोर्ट। देखिए जब एक रूल होता है ना, जैसे आप अगर मार्शल लॉ हो या कोई हो और कोई एक चीज सोच लिए किसी ने ऊपर बैठ के, तो वो एक अलग चीज होती है। अदरवाइज वहां पे बैठे होते हैं, वहां पे बंदे होते हैं, आपकी एक्सेस होती है, फिर अपील की गुंजाइश है। ऐसे तो आप मिलिट्री कोर्ट्स को भी का सेटअप मौजूद है, हर चीज मौजूद है। बिल्कुल ये ऑटोमेटिक है। ये जहां जहां आर्मी एरियाज होंगे, आर्मी इंस्टॉलेशन होगी, जहां वो मिलिट्री को, वहां जो गिरफ्तारी होगी वो ऑटोमेटिक लॉ एग्जिस्ट करता है वहां पर। ये कोई नया लॉ नहीं है या कोई ऐसे बनाया नहीं जा रहा। तो ये सही कहा उन्होंने। और ये जो जमान पार्क वाली आपने खबर पढ़ी, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वहां पर खुद वीडियोज और ऑडियोज वहीं के लोग जो अंदर बैठते थे, अंदर से मतलब जो टेंट्स में बैठते थे, जिनकी अंदर एक्सेस थी, या ऐसी एक गोसिप होती है ना आपस में कि अब ये सोचा है, ये अंदर बात हुई है, ये बात हुई है, तो वो लोगों ने खुद वो की है, लीक की है। राइट। अच्छा, अब अगर बात करने वाटर क्राइसिस की, हमने देखा कि जिस तरह K4 का मंसूबा बहुत डिस्कशन डिबेट का हिस्सा है इस वक्त। K4 के लिए फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं, मुराद अली शाह का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है वज़ीर PM साहब से कि जो फंड्स हैं, ज़ाहिर है इफ्तिताह किया गया दोबारा उसका और उसका संग बुनियाद रखा गया। ये K4 का हमने मंसूबा देखा कि माजी में भी गुज़िश्ता हुकूमत भी खास तौर पर इस पर बात करके सिर्फ चली गई, बात ही की, अनाउंस किया था लेकिन कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई। K4 ज़ाहिर कराची के लिए एक बहुत अहम मंसूबा है। पानी का जो क्राइसिस है, किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन? देखिए K4 मंसूबा, अगर मैं ज़ाती मेरी राय, मैंने इस पे बहुत पैकेज भी किए हैं और काम भी किया है, और ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यही मुराद अली शाह साहब थे, इन्होंने फिर इमरान खान साहब से इनकी बड़ी शिकायत रही कि वो तो सुनते भी नहीं थे सारी चीज़ें। देखिए मैनेजमेंट असल में मसला है। पानी अगर जो इस वक्त अवेलेबल सोर्सेज हैं, कराची को आराम से पानी सप्लाई हो सकता है। अब आप ये देखें कि इस बात पे भी बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आपको अगर 10,000 टैंकर चाहिए और पैसे दे के ले सकते हैं आप, तो आपको 24 घंटे में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है पानी की किल्लत नहीं है, पानी की मैनेजमेंट का जो गड़बड़ है। K4 ठीक है, होना चाहिए, बड़ी सिटी है, सारी चीजें, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो पानी का जो आपके पास, चाहे वो हब डैम हो, हमारे केंजर लेक हो, ये सारा पानी आपके पास अवेलेबल है, उसकी सप्लाई और उसकी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है और हर जगह। और इसमें बदकिस्मती से जो वाटर माफिया है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट भी करती है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रिप भी है हर जगह पर। उसमें वाटर बोर्ड के मुलाजमीन, वॉलमैन से लेकर जो ऊपर तक है, वो सारे उसका एक हिस्सा है। तो ये अच्छी बात है, वो तो पैसे पहले भी डिमांड की। और मैं समझता हूँ कि कल जो ये प्रोग्राम हुआ था, इसमें वो फंड्स के प्रॉब्लम
उस तरह नहीं होंगे जिस तरह से माजी में रहे हैं, और ये तेज़ी से तकमील पाएगा। मगर असल मसला फिर वही आएगा, मैनेजमेंट का मसला आएगा। सही सही। अच्छा, क्विकली मैं एक छोटा सा, फिर हम अपने एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया अगेन सीक्स डेथ पेनल्टी फॉर यासीन मलिक। एक तरफ G20 इजलास कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी में रख दिया जाता है, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो यासीन मलिक साहब से मुसलसल जबरन जो बर्बरियत का एक सिलसिला जारी है, कहीं वो डेथ पेनल्टी की है, कहीं उम्र कैद की है, बहुत सी बातें, और तशद्दुद तो हम समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते जो वो जिस तशद्दुद से वो गुजर रहे हैं। ये किस तरह का तजाद है? एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ G20 इजलास है जी, हम सब सही है। देखिए, वो मुसलसल इंडिया जो है अपनी ही रेजोल्यूशन की वायलेशन कर रहा है। इसके ऊपर यूएनओ को बार बार नोटिस भी लेना चाहिए और एक्शन भी करना चाहिए, क्योंकि रेजोल्यूशन भी इन्हीं की पिटीशन, इन्हीं की एप्लीकेशन के ऊपर है, इन्हीं की उसके ऊपर है। तो ये देखें, वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पे चलते हैं कि कंट्रोवर्सी रखें और अटेंशन डाइवर्ट करें, और वो, लेकिन जाहिर है कि हमारे भी जो लोग बैठे हैं तो वो अटेंशन उस सब रखते हैं। G20 सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि हमें तमाम मीडिया को, हुकूमत को इसको कंटिन्यू लाइव रखना चाहिए कि G20 को सिर्फ पाकिस्तान छोड़ दीजिए आप तमाम जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन सब ने उससे बाइकआउट किया था, सब ने करके। और G20 वहां पे ऑक्युपाइड कश्मीर में रखकर खुद आइसोलेशन में चला गया, हिंदुस्तान चला गया, और उसका हमें बेनिफिट मिला है पूरी दुनिया में। अब हमें उसको अपनी जो ये सक्सेस है इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं। और यासीन मलिक देखें, यासीन मलिक एक ज़माने में इन्होंने शब्बीर शाह को टारगेट किया हुआ था, अब जो है यासीन मलिक टारगेट है। आपको याद होगा उनकी वाइफ ने हंगर स्ट्राइक भी की थी, फिर उनकी साहबजादी ने भी सारा ये किया था, और उन्होंने जेल में खुद स्ट्राइक की थी। तो वो है ज़ाहिर हुर्रियत, हमारे लीडर हैं। देखिए, एक बात और है, मैं उस नारे पे यकीन नहीं रखता कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूं कश्मीर तो है ही पाकिस्तान, बिल्कुल, हिंदुस्तान में एक और बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर तो है ना हमारे साथ। जो हमारा कश्मीर है, जो हम जहां पे आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां ऑलरेडी सारी चीजें मौजूद हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एवरी डे जो भी डेमोस्ट्रेशन होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है उसको डिस्प्ले किया जाता है, और जो वहां शहीद होते हैं उनको यानी कि पाकिस्तानी। इसका मतलब ये हुआ यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो रेफरेंडम होना है कि जी आपने पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ, तो एवरीडे ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर पाकिस्तान के साथ रेफरेंडम का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान में हम देखते हैं जिस तरह टेक्सटाइल को फ़रोग देने के लिए हुकूमतें बहुत कोशिश भी करती रही हैं, और इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा कि जिस तरह इस वक्त कराची में टेक्सपो एग्जीबिशन जो है वो जारी है, और बहुत ऐसा अंदाज से जारी है। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों का भी रुझान है उस तरफ, और काफ़ी सारे लोग विजिटर्स भी आ रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, इम्पोर्ट्स की, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो कपड़ा है, यकीनन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है दुनिया भर में, और चाहे वो एक्सपोर्ट्स की मद में हो या फिर इम्पोर्ट की मद में हो। हम देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा कपड़ा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या और भी इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं पाकिस्तान की। कल हमने देखा कि PM शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया, और ये बहुत अच्छा जेस्चर था हुकूमत की जानिब से कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस में ख़ास तौर पर सामने आकर जिस तरह हुकूमत फ्रंट लाइन पर आकर मईशत को बेहतर करने की कोशिशें कर रही है, यकीनन एक बहुत ऐसा इक़दाम है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलवानी साहब, मारूफ बिजनेसमैन हैं। जावेद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक था। जावेद साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि टेक्सपो का आगाज़ हुआ है, और बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर यह आगाज़ हुआ है मुल्क की तारीख में, हम देखते हैं इस तरह पहली दफ़ा ही बहुत ज़्यादा उजागर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और यकीनन एक तवील मुद्दत हमने देखी कि जिस तरह इग्नोर किया गया पिछली हुकूमतों में भी। क्या कहेंगे, इस हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छे इकदाम लिए गए हैं, PM साहब खुद आते हैं और इफ्तिताह करते हैं। जी देखें, ये जिस हालात के अंदर टेक्सपो हो रहा है जी, उसके अंदर इतने डेलीगेशन आना बाहर पे, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें खुसूसन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कंवर नवीद कमर साहब और जुबैर मोतीवाला और सुहाले फारूकी ने बहुत मेहनत की, और सेक्रेटरी टीडेब ने भी बहुत मेहनत की, डॉक्टर साहब ने, और इतने डेलीगेट्स इस हालात में आना ये बहुत बड़ी बात है जी। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरेस्ट लिया और प्राइम मिनिस्टर कराची आए,
देखिए ये जरूरी था क्योंकि अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो और ये इस तरीके से लोग नहीं आते तो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर जिस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है तो वो बहुत परेशान हो गए थे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट हमें मॉरली सपोर्ट भी नहीं कर रही। जिस तरह हमारे नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी रिसेंटली वॉलमार्ट के चीफ से मुलाकात की और उन्होंने वॉलमार्ट के चीफ से कहा कि आप इंडिया से परचेज करें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमने कल कहा कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया और हम समझते हैं कि आप आगे एक्टिवली जो है एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे। देखिए एक्सपोर्ट जो है वही इस मुल्क को कर्ज से बचा सकती है, एक्सपोर्ट ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। टेक्सटाइल तो ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एक सिलाई मशीन पे 3 जानों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो अगर इसकी टेक्सटाइल पॉलिसी पे अगर सही अमल दरामद हो जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी और मैं समझता हूँ रीजन में जो कंट्री इस वक्त हमसे आगे हैं, हम उनसे पहले आगे थे। और अगर एक्सपोर्ट्स में जो टेक्सटाइल पॉलिसी पे सही अमल दरामद हो जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी यूटिलिटी में एक्सपोर्टर्स को दी जाए, बाकी चीजों में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए जैसे दुनिया में होता है और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में 26% एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई थी टेक्सटाइल की। अगर वो भी इम्प्लीमेंट पूरा टेक्सटाइल पॉलिसी पे नहीं किया गया था, अगर पूरा टेक्सटाइल पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम 35 से 40% ईयरली ग्रोथ कर सकते हैं। सही। अच्छा जावेद साहब एक सवाल है आम इंसान का। हम देखते हैं कि एक तासुर क्रिएट हो चुका है कि जो क्वालिटी हम एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं, यानी हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्वालिटी यहाँ लोकली अवेलेबल नहीं होती। हालांकि लोग खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि चले वो पैसे ज़्यादा भी है, महंगा भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी मौजूद होनी चाहिए। तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने जाके बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को सेट किया है, वियतनाम में जाके सेट किया, जॉर्डन में किया, दुनिया के कई मुल्कों में, इवन अमेरिका में कई पाकिस्तानियों ने जाके टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां लगाई। असल ये बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को जिस तरीके से इज्जत देनी चाहिए थी, जिस तरीके से इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी, वो ना देने की वजह से पाकिस्तान से फैक्ट्रीज जो है दूसरे कंट्री में पाकिस्तानियों ने जाके लगाई। अगर यहाँ पे अगर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, मैं तो पिछले 30-35 साल से गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आप सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट कर दें। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि कराची वाहिद शहर है जो मिनी पाकिस्तान है, जिसमें पूरे सूबे के लोग, हर सूबे के लोग हैं, बल्कि इवन कई दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो दूसरे सूबों में नहीं है, दूसरे शहरों में नहीं है। सही। और ये मोर देन 50% एक्सपोर्ट कर रहा है, 67% टैक्स दे रहा है। अगर सिर्फ कराची पे तवज्जो दे दी जाए और इतना बीमार और इस तरह हालात में जो 30-35 साल हमने कराची के देखे हैं, उसके बाद भी इसकी ये पोजीशन है, अगर ये सेहतमंद होता तो क्या करता? हम इतनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अगर सही तवज्जो दी जाए। तो मेरी आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट है तमाम सियासी पार्टियों से और तमाम ब्यूरोक्रेसी से कि अल्लाह का वास्ता है कि एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे और एक्सपोर्ट ही इस मुल्क को बचाएगा और एक्सपोर्ट ही इस मुल्क का कर्ज उतारेगा और एक्सपोर्ट ही इस मुल्क के तमाम लोगों को वापस इस मुल्क में लाएगा। सही। अच्छा जावेद साहब, जिस तरह हमने देखा कि डॉलर ज़ाहिर है कंट्रोल में ना रहा, फिर उसके बाद मुसलसल डॉलर की जो प्राइस हाइक थी वो हम देखते रहे कि होती रही और फिर एक्सपोर्ट्स भी रोकनी पड़ी किसी वजूहात से, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने थे। हुकूमत ने तो कहा जी कुछ अर्सा हमें एक्सपोर्ट्स रोकनी पड़ेंगी। अब इस सारे सिनेरियो में क्या समझते हैं कि अब चूंकि ज़ाहिर है कुछ नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है दोबारा से, फिर जो हमारा एक्सपोर्ट नहीं रोकी थी, वो इम्पोर्ट रोकी थी। सॉरी इम्पोर्ट के लिए पैसे नहीं थे, मगर उसके अंदर काफी इन्होंने अच्छा आइडिया लगाया था, मगर कुछ उसकी गलतियां भी हुई थी जो बाद में सही कर दी गई। कि उसमें एक्सपोर्टर्स के रॉ मटेरियल को भी रोक दिया था।
फिर बाद में इनको समझ आई कि ये एक्सपोर्टर्स का रॉ मटेरियल नहीं रुकना चाहिए, ताकि जाहिर है वो इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर बनाएंगे कैसे जिस तरह से। हाँ, वो असल में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल कहीं पाकिस्तान में नहीं बनता, तो वो इंपोर्ट करना पड़ता है, समझे। तो इसके बाद फिर एक्सपोर्ट नॉर्मल होनी शुरू हुई, मगर इसका जो नुकसान जो हमें हुआ पिछले सियासी हालत की वजह से और ये डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से जो पाकिस्तान की इस वक्त जो एक्सपोर्ट 14%, 14.5% कम हुई, इनके ये मल्टीपल रीजंस हैं। जो डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से बायर का कॉन्फिडेंस शेक होना, बायर को डिलीवरी का मसले होना, और बायर जो है वो देख रहा था कि LCN की खुल नहीं रही तो हमें डिलीवरी कैसे देंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स थे। तो अभी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को LC के मामला में तो सही कर दिया है। मैं समझता हूँ ये यूटिलिटीज और दूसरे जो मामला हैं उनमें भी अगर नॉर्मलाइज हो जाए और सही सपोर्ट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी जो 3-3.5 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट कम हुई जी, ये दोबारा हम रिकवर कर सकते हैं चंद महीनों। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे खेलों की, और ज़ाहिर है इस वक्त कोयटा में नेशनल गेम्स जारी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। पांडू सेक्टर के एक नवाई गांव उतरैड़ी में मौजूद हूँ और इंतहाई कर्बनाक दर्दनाक वाकया आपके सामने लाएंगे। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर उजड़ गया अभी, वजह से एक हमारी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो हम पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी अम्मी की डेड बॉडी हमारे हवाले की है। यार तो बहुत सी बातें हैं हमारी अम्मी की, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की। ये वो जालिम फौज है, इसका ये मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। 8 बच्चों को पालना और ये बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए, और वो बेचारी आज उसको दुश्मन ने फायर कर दिया उसके ऊपर। ऐसे दूर थे वैल्यूसी पे, लोगों ने फायरिंग की और उन्हें शहीद कर दिया। हमारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, हम कभी भी हिंदुस्तान के साथ कोई कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ का रहने वाला हो या यहाँ का रहने वाला हो, हिंदुस्तान का ना हम ही हो सकता ना होगा। फरीद की शादी हो गई, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम पेशा के साथ। अरे तुमने ठेका लिया हुआ है शाहिद की बहन का ढूंढने का कि तुम ही ढूंढेगा? माँ समझने का कोशिश करो, मुश्किल वक्त में इंसान के काम आता है। ये काम पैसा ही तो सब चलता रहता है अम्मा। क्या करेंगा? अब पेट्रोल छिड़क के इसको आग लगा देगा, समझा? ओ मेरे बहुत सारे कैरेक्टर वास्ते ने तुझे मैनू चांस ना दिता मैं छड्डांगा नहीं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है, सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं, और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8।
हम बात कर रहे थे खेलों के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त नेशनल गेम्स भी कोयटा में जारी हैं और बहुत भरपूर अंदाज से जारी हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी की जो टीम्स हैं वो बहुत सारे मेडल्स बैग कर चुकी हैं इस वक्त, और आगे भी जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। चूँकि खेलों की जब बात की जाती है तो पाकिस्तान हम देखते हैं चंद ऐसे ममालिक में से है कि जिसे काफ़ी एक्नॉलेज किया जाता है, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, ओलंपिक्स की बात हो, या फिर और भी इस तरह के जो हमारे गेम्स हैं उन्हें बहुत एक्नॉलेज किया जाता है। दुनिया भर में पाकिस्तानी टीम्स और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं, बहुत मुकाबला बड़े भरपूर अंदाज से मुकाबला करते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक बात गेम्स की है तो हमारे साथ आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उनका तारुफ करा देता हूँ। माहूर शहजाद ओलंपियन हैं। माहूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ मौजूद हैं आप माहूर के वालिद हैं और साथ साथ मोहम्मद शहजाद साहब एशियन रिकॉर्ड होल्डर हैं। शहजाद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। मैं माहूर से स्टार्ट करूंगा। माहूर, पहले तो अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो यंग हमारी जनरेशन आपको देख रही है, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूथ, वो ज़रा मोटिवेटेड थोड़ी सी फील करें या मोटिवेट हो, बाहर निकले और जो परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर को स्पोर्ट्स में ख़ासतौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या क्या अचीवमेंट्स है पहले तो हमें ये बताइएगा। मैं पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन पिछले मुसलसल 7 सालों से हूँ, एंड आई एम द फर्स्ट ओलंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन। इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में गोल्ड मेडल लिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में गोल्ड मेडल लिया, नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया, बल्गारिया में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया। इसके अलावा अभी मुझे करंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से स्कॉलरशिप मिली है फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। ठीक है। अच्छा, क्या शौक था बचपन से करियर परस्यू करने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि जब ख़वातीन की बात आती है, हमारी जो लड़की है या हमारी जो बेटी है या हमारी जो बहन है बहुत एम्पावर्ड है। हम देखते हैं कि आजकल के मुआशरे में टेक्नोलॉजी एरा है, फिर अब जिस तरह देखते हैं कि वो जो एक सप्रेशन का माहौल था अब वो नहीं है, वो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। तो क्या समझती हैं, क्या चैलेंजेस थे और फिर इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ कि जी मुझे स्पोर्ट्स की तरफ ही आना है? अमूमन ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर डिसाइड करती हैं कि जी मैं या तो डॉक्टर बन जाऊँगी या फिर टीचिंग का प्रोफेशन। बड़ा यूनिक प्रोफेशन है, क्योंकि ज़ाहिर स्पोर्ट्स की तरफ आना, फिर इस तरह एक्टिवली मुल्क का नाम रोशन करना, कैसा महसूस करती हैं? असल में बचपन में तो स्पोर्ट्स का नहीं शौक था, लेकिन क्योंकि हमारे पापा जो वो स्पोर्ट्स पर्सन है और हम लोग उनको देखते थे एक्सरसाइज करते हुए, और जो मेरे पापा इन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला हुआ है, तो उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को खिलाना शुरू किया। तो जब हम 11 ईयर्स के थे तो ऐसी फॉर फन हम लोग स्ट्रीट्स में बैडमिंटन खेलते थे। फिर जब मैं 12 ईयर्स की हुई, पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली, तब पापा सुबह में मुझे और मेरी बड़ी बहन को ट्रेनिंग कराते थे, और शाम में जो कोच होते थे तो हम उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद जब मैं 13 इयर्स की हुई तो फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और मेरा फाइनल मेरी बड़ी बहन के साथ आया था, और अनएक्सपेक्टेडली उसको स्ट्रेट सेट्स में हरा के मैं 13 इयर्स में अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई थी। तो बस ये वहाँ से ही सफ़र शुरू हुआ, और मेन क्रेडिट जो जाता है वो पापा को ही जाता है, क्योंकि अगर पापा ना खिलाना शुरू करते, ना बैडमिंटन में डालते, तो कभी पता ही नहीं चलता ये स्पोर्ट कैसे खेलते हैं और इसमें क्या होता है। तो सारा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। चलिए जी, हम आपके वालिद साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। शहजाद साहब, बड़ा अच्छा फील होता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक वालिद के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनके बच्चे एक्सेल करें, बहुत नाम रोशन करें, फिर उसके बाद अगर वो बच्चे इन रिवर्ट एक्नॉलेज भी करें अपने फादर की सर्विसेज को, अपने बाप की सर्विसेज को। पहले तो ये बताएं किस तरह क्या फील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे ये कहना शुरू कर दें कि जो हम हैं आज अपने वालिद की वजह से, और अमूमन जो वालदैन है वो कोई कसर नहीं छोड़ते बच्चों की तरबियत के लिए। जी, इससे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ने इसको ओलंपियन बनाया। बिल्कुल जी, और 7 साल से और पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे, ये बहुत बड़ी बात है। फ्लैग कैरियर भी बनी, तो वो बहुत बड़ी इज्जत है। वो मुझे एक्नॉलेज करे या ना करे वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि उसने परफॉर्मेंस क्या दी है, क्या रिजल्ट दिया है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पहुँचना, उसके कोट को पहनना, यही बड़ी बात है, यही बड़ी इज्जत है जो अल्लाह ने उसको बख्शी। और माशाल्लाह अभी तक 7 साल से चैम्पियन बन रही है। और उसके साथ उसने सिर्फ ये नहीं कि खेला है, उसने IBA से पढ़ा भी है और अच्छे नंबर्स में पढ़ा है। आप अगर किसी भी इसको कंपेयर कर लें पढ़ने लिखने वाले से, तो माशाल्लाह कितने स्टार्स लिए थे आपने? ओ लेवल्स में 6 स्टार्स लिए थे। अच्छा, वेरी नाइस। और A लेवल्स में 2 स्टार 2 लिए। क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। उसके बाद IBA में गई,
अच्छा, फिर IBA में भी जाना एक और एजाज की बात है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ एक सिम जाते हैं, वो कहते हैं हम खेल लेंगे, हाँ खेल लेंगे, पढ़ाई को पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जितने खेल की तरफ जाते हैं वो सारे ऊपर तो नहीं आते। जी जी। इसी तरह जितने पढ़ाई की तरफ जाते हैं सारे IBA में तो नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे है। कुछ वो पीछे रह जाते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सोच भी यही थी कि यार एक तो ये कि टाइम ज़ाया नहीं हो, टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज करें जी। और टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अच्छा बिल्कुल शहजाद साहब, मैं एक सवाल जो पूछना चाहूँगा, अमूमन फ़ौरन जहन में आता है कि बाप ऐसी हस्ती है, वालिद ऐसी हस्ती है कि शायद वो वाहिद आदमी होगा जो समझता है कि जी मेरी औलाद मुझसे भी आगे जाए, मैं जो नहीं कर सका, वो जो ड्रीम्स हैं, ही एक्चुअली ट्राइज टू लिव थ्रू हिज चिल्ड्रन। तो ये कोई एक फैक्टर भी था पीछे कि जी मैं चाहता था कि मेरी जो औलाद है वो भी एक बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर मेरी बेटी बने और फिर आगे ओलंपिक्स तक पहुंचे। वो देखिए, बंदे का जो काम है, आदमी का तो काम है, वो तो मेहनत करना है। बिल्कुल, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। बेशक बेशक। अभी कुछ लोगों को अल्लाह ने रिजल्ट नहीं दिया, वो हम ये नहीं कह सकते उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत हो सकता है बहुत की हो, लेकिन अल्लाह की कोई प्लानिंग होगी या अल्लाह की कोई वर्किंग होगी कि उनको नहीं कामयाब किया। तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा देन है कि उन्होंने कामयाब की, बाकी मेहनत करनी है। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि अल्लाह ने मुझ में ये चीज़ डाली थी कि शुरू से ही जो है ना, मैंने टाइम को बचाना है और ज़्यादा काम करना है। जैसे मैं कॉलेज में भी था तो मैं कॉलेज में गया, 1-2 क्लासेस नहीं हुई तो मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। मैं कहता तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं शाम में पढ़ना शुरू कर दिया कोचिंग सेंटर में, सुबह खेलना शुरू कर दिया और इसी तरह से चलते रहे। तो ND में भी गया हूँ तो वही शुरू में कुछ अरसा मैंने क्लासेस अटेंड की, उधर भी वही मसला आया तो वहाँ से भी छोड़ दिया। और फिर वो शाम में दोस्तों को पकड़ के हम लोग कंबाइंड स्टडीज़ कर लेते थे और सुबह शाम रोइंग चलाना, रोइंग क्लब चलाया। ये रोइंग एक ऐसा इवेंट है, अब आप समझेंगे कि ये बोर्ड्स, इंटरनेशनल बोर्ड स्टैंडर्ड की पाकिस्तान में कैसे आ गई, क्या आ गई। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वर्किंग है। जो हमारी मिसेस UA कुरैशी थी, जर्मन लेडी, जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी, उन्होंने जर्मनी से बोटें जो है ना डोनेट करवाई। इंटरनेशनल बोट्स फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में वही लाई है। हम उनको मदर ऑफ रोइंग भी कहते हैं पाकिस्तान में। अगर वो नहीं होती तो हम इंटरनेशनल रोइंग की तरफ ना आते। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरफ भी आया, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर आज आप देखते हैं हालात कितने बुरे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते टीम भेजने के, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे भी सपोर्ट किया कि 20-20, 25-25 बंदों की टीम हर ईयर 1-2 सीजन मिलते थे हमें, तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी मिली। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। राइट सही। अच्छा शहजाद साहब, मैं माहौर की तरफ बढ़ूँगा। माहौर, बीइंग अ वुमेन, ज़ाहिर है हमेशा ये इंसान सोचता है कि जी खेल है, कभी चोट लग सकती है, खुदा न खास्ता अल्लाह महफूज रखे, लेकिन कभी ये सोच आई, कोई नर्वसनेस आई कि मैं शायद ना अचीव कर सकूं, मैं वहाँ तक पहुँच ना सकूं, या फिर कहीं कोई ओपोनेंट ऐसा हो जो कि बहुत स्ट्रांग हो? तो कभी कोई ऐसे मोमेंट्स, ज़ाहिर है हर इंसान की लाइफ में आते हैं, हर प्रोफेशन में आते हैं, तो आपको कोई ऐसे मोमेंट्स आए कि और फिर उसको किस तरह टैकल किया? असल में जब से मतलब मैंने बताया जो मेरी फर्स्ट जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी, तो मतलब उसमें नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हम जीतेंगे, लेकिन तब भी अल्लाह ने बड़ा मतलब करम किया और जिताया। तो उसके बाद इसी तरह जीत का सिलसिला चलता रहा। क्यों उसमें नहीं था? क्या किस चीज की कमी लगती है? पहली दफा था। मैच टेम्परामेंट, क्योंकि कहते हैं ना कि मैच टेम्परामेंट आपका टूर्नामेंट्स खेलने से ही आता है। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त मैच टेम्परामेंट तो बिल्कुल जीरो था। और कभी देखा नहीं था नेशनल लेवल पे प्लेयर्स किस तरह खेलते हैं, उनकी क्या गेम का लेवल है। तो वो फर्स्ट टाइम में चैंपियन बनना मेरे ख्याल से काफ़ी वो खुशकिस्मती की बात है। उसके बाद इसी तरह जब मैं सीनियर्स में आई तो पहले या दूसरे टूर्नामेंट में ही मैं फाइनल्स तक पहुंच गई और फिर फाइनल्स भी जीत लिया। तो नेशनल लेवल पे तो एज सच कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि अभी 2 साल पहले ही रिसेंटली मुझे उसकी हैमस्ट्रिंग, जब खेलते हुए फाइनल खेलते हुए रैंकिंग टूर्नामेंट का, तो मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। और वो सेकंड सेट में जीत रही थी और काफी लीड थी मेरी 13-6 की। अच्छा, ड्यूरिंग द गेम हुआ ये? ड्यूरिंग द गेम हुआ। पहला सेट में बड़ा इजीली अंडर 10 मैंने हरा दिया था। दूसरे सेट में भी काफी लीड थी मेरी, 13-6 की लीड। और ये ओपोनेंट कौन था आपका? ओपोनेंट थी आर्मी की लड़की थी। अच्छा, ओके, अल्जा थी। तो उसके खिलाफ मैं खेल रही थी, 13-6 की लीड थी और एकदम से मतलब मैं स्लिप हुई और मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। तो मैंने काफी ज्यादा खेलने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता था इतनी लीड है तो मैं क्या पता खेल जाऊं। खैर स्प्रे वगैरह किया, खेलने की कोशिश की। दूसरी बार जब खेला है तो मैं फिर से स्लिप हो गई।
फिर जब खेला तो फिर से स्लिप हो गई। तो वो एक ऐसा टाइम था जब काफी इंसान को स्ट्रगल किया। हाँ बिल्कुल सही, बेबसी महसूस होती है कि वो इतना एक तो जीत रहा है, जीत के इतने करीब है और वो 7 सालों से चैंपियन है, लेकिन सिर्फ उसको एक इंजरी की वजह से वो उसको छोड़ना पड़ा। मेरे ख्याल से हार भी जो है वो भी इंसान को मजबूत बनाती है और एक और जीत की तरफ आई थिंक। जी जी बिल्कुल, उसको वो हार नहीं है, वो तो आपको ने एक मैच छोड़ा है, वो भी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी शहजाद साहब, जिस तरह माहूर ने भी कहा, हम देख रहे हैं जाहिर है, मैं तो पहले तो ये समझ चाहूँगा रोइंग को आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया, ये बोट्स का जाहिर है बोट है और बड़ी पतली बोट्स होती हैं। बिल्कुल मैं समझ गया। और इस अच्छा आपकी एज क्या है अभी? इस वक्त मैं 62 ईयर्स हूँ। सो यू आर आई थिंक वन ऑफ दी आई मीन ये इस तरफ लोग आते नहीं है, बहुत मुश्किल से हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये खेल भी इतना आम नहीं है। तो किस तरह ये शौक पैदा हुआ कि मुझे रोइंग करनी है या फिर इस तरफ आना है? क्योंकि जाहिर है एट दिस एज ये बहुत एजाज़ की बात है हमारे लिए। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारी सिचुएशन में, वरना हम लोग हिम्मत हार देते हैं। हमारे 60 क्रॉस किया, 50 क्रॉस किया, हमारे लोग हिम्मत हार देते हैं। जी जी जी। असल में इस तरह से हुआ कि मैं बैडमिंटन में था जी, लेकिन हाइट मेरी बहुत ज़्यादा थी, बिल्ड भी ज़रा स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं बैडमिंटन के लिए सूट नहीं करता था। तो मैं गया कि पाकिस्तान कैंप में गया और मेरे लिए बड़ा आज़ाद है कि पाकिस्तान के जो तारिक बदूद साहब हैं उन्होंने चाइनीज़ नंबर 1 को भी हराया हुआ है। अच्छा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप के वो फाइनल तक पहुंचे थे। ठीक है। तो मैं उनके साथ कैंप में रहा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वहाँ एक्टिविटी नहीं थी, पहले नहीं मुझे पता चला, मुझे तो ऐसे लगा मुझे घबराहट हो गई, घर याद आ रहा है, चलो घर वापस चलते हैं। तो मैं वहाँ से छोड़ के भाग आया। सही। तो वो जब दोबारा कॉल आई जाने के लिए कैंप में उन्होंने बुलाया, तो फिर वो मेरे दोस्त ने आया, मुझे कहा यार तेरी सीट तो बन गई है, वहाँ मुझे भेज दे। अच्छा। तो वहाँ मैं गया तो जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे वहाँ ये मिसेस यूए कृषि बैठी थी। ओके। जब मैं उनको लाया तो उन्होंने मेरी देखी हाइट देखी अच्छी है वो नहीं, तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई रोइंग। अच्छा, इसके लिए हाइट भी लंबी चाहिए? ऑब्वियसली बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिल्ड का एडवांटेज है। ठीक है, ठीक है। और तो वो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कि आप उस बोट को जो है वो चला के। हाँ, क्योंकि ये हमारी जो रोइंग है ना, ये है मसल एंड्योरेंस। ठीक है। जैसे माहूर है, माहूर ने तो हर तरफ जाना, इसको भी मसल चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन इसको इतने स्ट्रांग नहीं चाहिए कि पता चले कि इसके लिए बोझ बन जाए। ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ये कि जितना मसल होगा तो उसकी मसल एंड्योरेंस बनानी है हमने। राइट, तो वो फिर ज्यादा अच्छी किश्ती खेल सकता है, ताकि लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और लॉन्ग लास्टिंग थके ना आप ड्यूरिंग। तो उन्होंने मुझे वो पे रोइंग पे लेकर गई और वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटी मिली रोइंग की, और माशाल्लाह वो एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आज तक कर रहा हूँ मैं। और फिर जब मैं बिजनेस में चला गया हूँ, काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, तो उस वक्त फिर इंडोर रोइंग जहन में आई। इंडोर रोइंग के ऊपर अभी बहुत कंपटीशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है दुनिया में, क्योंकि जो आपके रग्बी प्लेयर्स हैं या आयरन मैन है, ये सारे लोग जो है ना स्टेमिना बनाने के लिए इंडोर रोइंग करते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो शाहिद अफरीदी साहब का भी एक ऐड आया है, जी, उसमें वो इंडोर रोइंग ही कर रहे थे। सही। अच्छा, लोगों को पता नहीं चला गया होगा। बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, मैं पूछना चाहूँगा आपकी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मेडल्स वगैरह आपने लिए हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी आपने आई थिंक मेरे ख्याल से लिया, उसके बाद आप जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी बताएंगे किन किन जगह पार्टिसिपेट कर चुके हैं? हाँ, मैं अभी रिसेंटली गया था हांगकॉन्ग। ठीक है। और हांगकॉन्ग में 500 मीटर्स की जो रेस है जी, उसके अंदर मैंने एशियन रिकॉर्ड कायम किया है। ओके। तो अभी वेबसाइट में वो अप टू डेट हो जाएगा, तो फिर वहाँ अब पाकिस्तान का नाम आ जाएगा कि पाकिस्तान के मोहम्मद शहजाद है जिन्होंने किया है। और इसी तरह फिर 2 किलोमीटर की 200 मीटर्स की रेस होती है, 2000 मीटर्स की रेस होती है, तो उसके अंदर भी मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया। और मेरा लास्ट टाइम जो अभी मैं निकाल रहा था वो 7 मिनट 20 सेकंड निकाला था, जो पुर्तगाल में मैं गोल्ड जीत कर आया। 2 किलोमीटर का जो फासला है वो 7 मिनट 20 सेकंड्स में कर रहा था। जबरदस्त। तो अगर वही टाइम मैं इस दफ़ा हांगकॉन्ग में निकालता तो मेरा कोई मेडल नहीं लगना था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे 1 सेकंड पीछे जो है, मैंने 7:12 निकाला जी, तो मैंने अपना टाइम तकरीबन 8 सेकंड इम्प्रूव किया। ठीक है। और मेरे पीछे 1 सेकंड पीछे था सेकंड, और उससे 1 सेकंड पीछे था। इतना क्लोज मार्जिन था, बड़ी अच्छी बड़ी कम फाइट हुई। और जो वो कंपटीशन कर रहे थे वो हांगकॉन्ग के रेजिडेंट थे। अच्छा। लेकिन बेसिकली वो पीछे से ब्रिटिशर्स थे जो वहाँ पे आए हुए हैं ना, वहाँ सेटल्ड है। हाँ, वरना एशियंस के लिए इतनी पावरफुल स्पोर्ट्स में और इतनी एडोरेंस वाली स्पोर्ट्स में आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि हम अगर इंडिया को देख लें या और जो है, इवन चाइना जो कि वर्ल्ड क्लास ओलंपियंस क्रिएट करता है रोइंग में, और रोइंग में मेडल्स लेता है, लेकिन इस एज में उनके वो रोवर्स भी जो है ना वो भी पीछे रह जाते इतने रहते, तो इस वजह से। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक, बहुत एजाज की बात है शहजाद साहब। माहूर, फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिसकी तरफ आप देख रही हैं? जाहिर है क्योंकि बैडमिंटन बहुत फेमस गेम है, दुनिया भर की नज़रें इस पर रहती हैं,
तो अब कहाँ आपने नज़रें लगाई हुई हैं कि अब मुझे वहाँ जाना है और पार्टिसिपेट करना है खासतौर पर, वो हमें हमसे डिस्कस करें ज़रा। जी, जैसे कि मैंने बताया, मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से स्कॉलरशिप मिली हुई है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं पाकिस्तान को पेरिस ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मैंने प्लान अच्छा, उसके प्री रिक्विजिट्स है कि आपको यू हैव टू प्ले टूर्नामेंट्स? जी बिल्कुल, आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल के अपनी जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है वो टॉप 100 के अंदर लेकर आनी होती है। तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप वहाँ जा सकें? जी, ओलंपिक्स में कर सके, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। अराउंड 15 to 20 आपको एक साल में खेलने पड़ते हैं। अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि जुलाई में मॉरिशस में टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। फिर इसी तरह और साल में टूर्नामेंट्स होंगे, तो वो वक्त के साथ साथ मैं प्लान करती रहूँगी कि कहाँ अच्छा, खेलना। हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे पढ़ नहीं पाते या फिर जो स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, तालीम कहीं रह जाती है, तालीम में एक्टिव हो, स्पोर्ट्स कहीं रह जाता है। तो दो बहुत साइमल्टेनियस प्रोफेशंस हैं, अलग अलग बिल्कुल प्रोफेशन को मैं तालीम को नहीं कहूँगा, तालीम तो बेसिक नेसेसिटी है। किस तरह मैनेज करती हैं? मैंने जैसे IBA से ग्रेजुएट किया 2018 में, और मैं आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रही हूँ इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो मैंने जो शुरू से टेक्निक रखी है वो यही रखी थी कि मतलब कॉम्पिटिशन्स में तो वैसे तो पूरा साल ट्रेनिंग चली है, लेकिन जब पेपर्स आते थे O लेवल्स के A लेवल्स के, तब मैं पूरा गेम से ना ब्रेक ले लेती थी। कभी ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट मिस हो गया हो उस चक्कर में? टूर्नामेंट वैसे नहीं मिस हुआ, लकीली उन दिनों में आए। वैसे कुछ था, जैसे A लेवल्स का था ना, तो पापा ने प्लान किया था बाहर यूरोप में कोई टूर्नामेंट, और पापा कह रहे थे कि खेलने जाना है। तो मैंने पापा को कहा नहीं, मेरे A लेवल्स के पेपर्स हैं और ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने पापा को फिर खेलने से मना कर दिया था। तो काफ़ी टूर्नामेंट्स भी मतलब इस तरह छोड़ने पड़े हैं। असल में एडवांटेज ये है क्योंकि ये इंटरनेशनली बैडमिंटन बहुत हो रही है जी, तो हर वीक ही जो है ना कंपटीशन मिलता है आपको, तो इंटरनेशनली जब भी टाइम मिले आप जा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक ही कंपटीशन है पूरे साल में। अच्छा ऐसा नहीं, यानी आपको आप कोई मिस भी कर दे तो आप दूसरा कहीं पे जाके मतलब नेक्स्ट वीक खेल लें, उसके नेक्स्ट वीक खेल लें, और इनकी जो है ना रैंकिंग बनती है। ठीक है, तो जितने खेलेंगे उसके हिसाब से इनको पॉइंट्स स्कोर मिलते हैं और पॉइंट के हिसाब से फिर रैंकिंग बनती है। सही। अच्छा शहजाद साहब, आपके स्पोर्ट्स के हवाले से भी मैं बात करूंगा। रोडिंग आपने कहा, कोई अगर इस तरफ आना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बैडमिंटन तो हमें पता है, काफ़ी अवेयर हैं हम उससे, बहुत फेमस स्पोर्ट्स है। थोड़ा ये भी बताएं कि पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर इसका रुझान कम है, किस तरह अगर कोई नौजवान इस तरफ आना चाहता तो वो क्या करे सबसे पहले? अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो आउटडोर रोइंग है जो कि पानी में हो रही है, और इंडोर रोइंग है। ठीक है। आउटडोर रोइंग में कराची बोट क्लब है, जिधर वो लड़के जा सकते हैं, रोइंग कर सकते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि वो लड़कों के जो इतने भी आपके वो लेवल A लेवल वाले स्कूल्स हैं, कुछ दूसरे गवर्नमेंट स्कूल भी एक आधा मैंने देखा था उधर, तो वो भी आ रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा कंपटीशन चल रहा है उधर रोइंग का। तो सिमिलरली वैसे अभी रोइंग पाकिस्तान में कम है क्योंकि बोर्ड्स और है नहीं, कुछ ही क्लब्स हैं जैसे लाहौर में हो गए, इस्लामाबाद में हो गए, तो उधर ही जाकर आपको आउटडोर रोइंग होगी। बाकी इंडोर रोइंग जो है उसके लिए अभी देखें इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आगे वक्त मिलेगा, तो मैं इसके कुछ इंडोर्स रोइंग मशीन्स जो हैं इंपोर्ट करके। अच्छा, ये वैसे पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब कराची में है इस तरह के प्लेटफॉर्म, या पाकिस्तान भर में इस तरह के प्लेटफॉर्म? जी, रोइंग जो क्लब है वो तो कराची बोट क्लब है और 80s में से है, उसकी तो 100 ईयर्स। इंडोर की बात कर रहा हूँ। इंडोर जो रोइंग है वो काफ़ी, अगर जिम्स में भी जाएँ तो वहाँ इंडोर रोवर्स पड़े हुए हैं, लेकिन जिस पे कॉम्पिटिशन होता है कॉन्सेप्ट 2 वो नहीं है। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा ताकि इंडोर हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में इसी तरह का होगा कि अगर हम जो दूसरे लोग हैं उन सबको इन्वॉल्व करें, क्योंकि इंडोर से एडवांटेज ये है कि बड़ा अच्छा चेक बैलेंस है। आप अगर कर रहे हो, आपको पता है मेरा ये टाइम है, आपने टाइम बिल्ड किया, आपकी फिटनेस बढ़ गई, आपको पता चल गया, आपका जैसे ही लूज हुआ तो आप फौरन अपने आप को कुछ और किया कि यार ये मेरा क्यों टाइम गिर रहा है ना। ठीक है, और फिर एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप रात में जब भी चले जाएं, घर में जब फारिग हो, सुबह हो रात हो, आप कर लें और निकल लें। और राइट, बिल्कुल ठीक। माहौल, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जाते जाते जो हमारी यंग वुमेन हैं जो इस तरफ आना चाहती हैं, बैडमिंटन की तरफ आना चाहती हैं, किसी वजह से नहीं आ पाती, कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर कोई और वजह है, उन्हें क्या मैसेज देंगी? फिर हम रैप अप करेंगे प्रोग्राम। मेरे ख्याल से लड़कियां वही आगे आती हैं जिनको उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की सपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल मैं यही पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी। असल में हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट बना हुआ है कि स्पोर्ट्स को कहते हैं कि उसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए।
तो बच्चों और पेरेंट्स दोनों को समझने की ज़रूरत है कि नहीं, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपने दोनों चीज़ें अच्छे लेवल पे करनी है, दोनों चीज़ें बेस्ट करनी है, और अपना टाइम जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं तो वो कम से कम आपने लगाना है, और सारा टाइम और अपना सारा फोकस स्पोर्ट्स और स्टडीज़ पे लगाना है। राइट जी, बहुत शुक्रिया। माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी। विश यू गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स या जहाँ आप जा रही हैं। शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि जो ये रोलिंग का एक सिलसिला है ये पाकिस्तान में जारी रहे। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।